यार एवरीबॉडी, आप सभी लोगों का इस सत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आप सभी का। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी आज, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें छोटे-मोटे तरीके से आप लोगों को समझाऊँगी, सिखा दूँगी जो मैंने सीखी है अपने गुरु पितामह पत्री जी से और एंजल से। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे आज आपके साथ शेयर करनी है, बतानी है। बहुत कुछ है जो मुझे आप लोगों से सीखना है और बहुत कुछ है जो मेरे शब्दों के द्वारा जो एंजल्स के शब्द हैं उनसे आप ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन आज का। और मैंने डॉक्टर विजय से बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा कोई फॉर्मल सेशन आज नहीं दूँगी, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मैं बात नहीं करूँगी। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल अबाउट माय जर्नी, मेरा लर्निंग्स। तो लेकिन उससे पहले एक सब आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ। लोगों का मानना है एक्चुअली यूजुअली, क्योंकि उन लोगों को ये पता है कि एंजल्स के साथ मेरा कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सब लोगों को ये लगता है कि यार इसको क्या परेशानी आई होगी, ये तो अपना मस्त एंजल्स के साथ बातें करती है और एंजल्स तो इसकी सारी लाइफ जो है सारी आसान करके रख दी है। तो भाई, अगर आप ऐसा सोचते हैं मेरी लाइफ के बारे में तो बिल्कुल गलत है, एकदम रॉन्ग। क्योंकि जितने चैलेंजेस मुझे आते हैं शायद इस समय आप लोगों को इतने ज़्यादा चैलेंजेस देखने नहीं मिलते, क्योंकि मेरा टेस्ट हर सेकंड होता है। आप लोगों का टेस्ट शायद हफ्ते में 1 बार ही होगा, शायद 4 दिन में 1 बार ही होगा, लेकिन मेरा हर सेकंड में एक टेस्ट होता है कि क्या मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ? क्या मैं कोई ऐसी स्थिति आती है मेरी ज़िंदगी में जिसको मैं अच्छे से मैं देख सकूँ उसको, चीज़ों को एम्ब्रेस कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि शाहरुख के साथ एंजल्स का वास है तो भाई सब एकदम नॉर्मल है, एकदम आरामदेह इसकी स्थिति है लाइफ में। ऐसा नहीं, आई हैव टू वर्क एवरी सेकंड ऑफ माय डे। एवरी सिंगल सेकंड आई हैव टू वर्क ऑन माय सेल्फ। मैं अपने मुझे अपनी आत्मा पे, मुझे अपने दिमाग पे, मुझे अपनी सोल के ऊपर, मुझे अपने अ, जो एक जिसे बोलते हैं ना एक अलाइनमेंट, माइंड, बॉडी एंड सोल के अलाइनमेंट के लिए मुझे काम करना पड़ता है। तो चलिए, जैसे मैं हमेशा हर सेशन में करती हूँ, छोटी-सी एक स्टोरी सुनाती हूँ आप सभी लोगों को, हाँ? बड़ी मस्त स्टोरी है, मुझे बहुत सीखने को मिला, मुझे नहीं पता आप लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे मिला सीखने को। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी ये साझा करते हैं ये स्टोरी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उसी से रिलेटेड मेरा आगे का सत्र भी है। तो ये जो स्टोरी है ये शंकराचार्य जी की है। और एक बारी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा और उबासियाँ मत लीजिएगा और एकदम ध्यान से, बिल्कुल, ठीक है? तो शंकराचार्य जी एक बारी अपने फॉलोवर्स के साथ या अपने जंगल में एक छोटी-सी कुटिया में बैठे होते हैं। उनके जो फॉलोवर्स हैं वो बाहर होते हैं और शंकराचार्य जी अचानक से ना बहुत बाहर अंदर से अपनी कुटिया से भागते हुए बाहर आते हैं और ढूँढने लगते हैं किसी चीज़ को। तो अचानक से वहाँ उनके जो बेस्ट फॉलोवर्स होते हैं ना उनके, वो 4-5 फॉलोवर्स उनके पास आते हैं। उनके पास कहते हैं कि आचार्य जी क्या हो गया? आप क्यों इतना भाग-भाग के और इतना ये सब चीज़ें ढूँढ रहे हैं? क्या क्या ढूँढ क्या रहे हो आप? तो शंकराचार्य जी बोलते हैं कि मैं एक सुई ढूँढ रहा हूँ, जो मेरे कुटिया में मेरे बिस्तर के ऊपर गुम गई है। तो फॉलोवर्स बोलते हैं, कुटिया में कहीं पे वो सुई गुम गई है, तो ये बाहर क्यों देख रहे हैं? तो फिर वो कहते हैं कि बाहर मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा है, लाइट है नहीं और बाहर स्ट्रीट लाइट है, इसलिए मैं बाहर ढूँढ रहा हूँ। तो फॉलोवर्स फिर परेशान, बड़े इधर-उधर ढूँढ रहे हैं, खूब लग के ढूँढ रहे हैं कि भाई गुरु ढूँढ रहा है तो हम भी ढूँढेंगे, तो आचार्य ढूँढेंगे। तो अचानक से एक फॉलोवर कहता है उनको कि आचार्य जी एक बात बताइए, जब एक सुई अंदर गुमी है, तो बाहर कैसे मिल जाएगी हमको? तो आचार्य जी बोलते हैं, चलो अब समझ में आया तुम लोगों को, क्या करते हैं हम लोग भी, कैसे हैं हम भी उसी तरीके से करते हैं नहीं है? हर चीज़ को हम बाहर ढूँढ रहे हैं।
अपने सारे आंसर्स, उत्तर बाहर ढूँढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर तो अंधेरा है ना हमारे। अंदर हम अपने आप को ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। अपने आप के साथ बात नहीं कर पा रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो सोचते हैं कि जब हम अपने आप के अंदर से बात नहीं कर पाएँगे तो हम बाहर चले जाते हैं, बाहर हमको रास्ता मिल जाएगा, बाहर हमको कोई हमको सिखा देगा और हम घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं, इधर-उधर, उधर-इधर स्पिरिचुअल शॉपिंग करते हैं। एक गुरु से दूसरे गुरु, एक जगह से दूसरी जगह, ये टेक्नीक और वो टेक्नीक और आंसर्स कहाँ होते हैं? हमारे अंदर। एक चीज़ जो हमारे पितामह ने हमेशा हमें सिखाई कि सब कुछ अंदर है। योर ब्रेथ इज़ योर गुरु। आपकी साँस ही आपकी गुरु है। उनके साथ रहोगे तो सब कुछ पा जाओगे। समझ नहीं आता था ये हमको। जब शुरुआत की मैंने 2011 में ध्यान की, तो समझ नहीं आता था कि सर हमेशा ये क्यों बोलते हैं? ऐसे क्यों बोलते हैं? हमें कैसे मिल जाएँगे आंसर्स? क्योंकि मैं भी उस समय आंसर्स ढूँढ रही थी। नहीं समझ में आ रहा था कि मेरी लाइफ़ में इतने चैलेंजेस, इतने सालों से 34 साल मैंने चैलेंजेस देख लिए, जब से आँख खोली, तब से चैलेंजेस देख रही हूँ, कम ही नहीं होते हैं। ख चलते जा रहे, चलते जा रहे। आंसर चाहिए था ना मुझे और आंसर मुझे मिल नहीं रहा था और मैं बाहर ढूँढ रही थी आंसर्स को। पत्री जी का वो चीज़, कि साँस ही तुम्हारी गुरु है, ब्रेथ इज़ योर गुरु। व्हेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट, व्हेन आई स्टार्टेड एक्चुअली टेकिंग दैट इनटू माय सेल्फ कि नहीं, बाहर कुछ नहीं मिलने वाला शाहरुख, ब्रेथ इज़ योर गुरु, साँस के साथ रहो। साँस के साथ रहोगी, सब कुछ पा जाओगी। दैट वाज़ द कन्विक्शन दैट आई हैव इन माय गुरु। वो मेरे गुरु में एक कन्विक्शन था, मेरी साँसों के साथ एक कमिटमेंट था। उसके बाद धीरे-धीरे दोस्तों मेरे मेडिटेशन में पोर्टल्स खुलने शुरू हुए। लेकिन भाई पोर्टल्स ऐसे नहीं खुलते, वो भी बता दूँ क्योंकि लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है। ध्यान कर रहे हैं, हमको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेरे पास आए दिन इतने मैसेजेस लोगों के आते हैं, कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं, "हमें इतने एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, अचानक से खत्म हो गए, क्यों?" मैं बोलती, "क्या हो गया तो भाई? हो गए तो हो गए ना। नहीं आने अभी एक्सपीरियंसेस, जब आने थे तब आए, जब नहीं आने तो नहीं आए।" एक्सपेक्टेशन के साथ हम लोग बैठ जाते हैं कि हमको ध्यान करना है और ध्यान के बाद हमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि महेश जी को हो रहा है, विजय जी को हो रहा है, तो मुझे क्यों नहीं होगा? भाई क्यों होगा? ये तो बताओ। हो सकता है इस चीज़ पे महारत आपने पिछले जन्म में पा ली है, तो आपकी ज़रूरत नहीं है ना आपको इस चीज़ को करने के लिए। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, यूनिवर्स आपको दे देगा अपने आप। आपके पास वो चीज़ आराम से अपने आप आ जाएगी। तो दोस्तों जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया ना, तो ध्यान शुरू किया तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, कभी-कभी बोर हो जाती थी ध्यान से, कि बैठा नहीं जा रहा 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बैठा नहीं जा रहा और कैसे बैठूँ? फिज़िकली भी मैं बिल्कुल फिट नहीं थी, समझ नहीं आ रहा था कैसे बैठूँ? तो बहुत से अनवांटेड थॉट्स आ जाते थे, बहुत ज़्यादा। जितना तो बैठती थी, अगर 1 घंटा बैठ रही हूँ ना, तो 40 मिनट्स तो मेरे थॉट ही चलते रहते थे। बहुत सारे। तंग हो जाती थी मैं कि यार सब कुछ जो पीछे का पास्ट है ना वो सब निकले आ रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। ये मेडिटेशन अच्छा नहीं है। तो ये मेरे को एक मेरी इमेज मेरी खराब कर रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं ही विलेन हूँ अपने स्टोरी में। मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मैंने ही गलतियाँ की हैं, मुझे ही प्रॉब्लम हो गई है। उसके बाद आई वाज़ आल्सो वरीड और दूसरी चीज़ जब भी मैं बैठती थी मुझे ये लगता था कि क्योंकि शुरुआत से मुझे प्लीज़ करने की आदत रही, क्योंकि मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। आई नेवर यूज्ड टू फिट इन द सोसाइटी। मैं सोसाइटी से बिल्कुल अलग ही चलती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कभी-कभी नहीं, अब देखो मैं ध्यान में आई हूँ, ध्यान के ग्रुप से जुड़ रही हूँ, तो मुझे ध्यान करना है और अपने गुरु को मुझे इम्प्रेस करना है और लोगों को इम्प्रेस करना है इसलिए ध्यान करने बैठ जाऊँगी मैं, ताकि लोग मेरे लिए अच्छा-अच्छा बोलें। ये चीज़ भी करके देख ली, उससे भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिली क्योंकि उससे कुछ हो ही नहीं रहा था। हार करके मुझे ऐसा लगने लगा कि मेडिटेशन जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना, लोग इतना बोलते हैं ध्यान से ये होता है, ध्यान से वो होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। मुझे ऐसा लगा ये सब स्टोरीज़ हैं, मेडिटेशन मेरी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा। जैसा मैं सोच रही थी कुछ भी नहीं कर रहा है और इट इज़ नॉट वर्किंग द वे आई वांट मेडिटेशन टू वर्क। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मैं मेरी इमेज ऐसी
जैसी मेडिटेशन मुझे दिखा रहा है कि मैंने क्या-क्या गलतियाँ की, वो चीज़ मुझे नहीं देखना था बिकॉज़ आई वांटेड टू इग्नोर दैट। यूजुअली हम यही करते हैं ना, अपनी गलतियों को नहीं मानते। क्यों मानेंगे भई? ईगो है, कैसे मान लेंगे अब अपनी गलतियों को? मैंने भी नहीं माना कि नहीं, ये मेरी गलती नहीं हो सकती, वो उस दूसरे इंसान की गलती थी, तीसरे इंसान की गलती थी जिसकी वज़ह से ये हुआ। तब मैं अपने गुरु के पास गई कि मुझसे नहीं हो रहा। पथरी जी के पास चली गई, क्योंकि पथरी जी के उस समय काफ़ी ऑफ़लाइन सेशंस होते थे, तो मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा जाती थी। जहाँ पे भी वो ट्रैवल करते थे, तो मैं जाती थी उनके सेशंस को अटेंड करने के लिए, सुनने के लिए और उनके सज्जन साँगत्य में बैठने के लिए बहुत कुछ सुनने को और समझने को मिलता था। तो एक बारी बैठी हुई थी उनके साथ, तो सर को मैंने बोला, "बहुत से सर अनवांटेड थॉट्स आते हैं।" तब मैं पिरामिड में थी, बैंगलोर में, पिरामिड वैली में। मैं कहा, "सर मैं क्या करूँ? बहुत अनवांटेड थॉट्स आते हैं और ऐसे-ऐसे आते हैं कि ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे खत्म कर देना चाहिए ये सब।" तो सर ने मुझे एक चीज़ बोली। सर ने कहा, "जिस तरह से एक गली है, गली में सुबह-सुबह एक इंसान आता है, गली को साफ करता है। 2 घंटे में वो गली पूरी तरीके से साफ हो जाती है। हुँ? लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि पूरे दिन में वो गली गंदी नहीं होगी? थोड़े टाइम के बाद, अगर 4 घंटे बाद तुम देखोगे कि उस गली में कोई ना कोई कूड़ा-करकट फैला हुआ होगा। कुछ भी होगा, गंदगी होगी, मिट्टी होगी, कागज़ पड़ा होगा, किसी ने खाना फेंक दिया होगा, कुछ भी होगा, उसको फिर साफ करना पड़ेगा। तो यही चीज़ ध्यान कर रहा है, तुम्हें अपनी गली को साफ करना है और ये गली को साफ करने का जो प्रोसेस है ना, वो 1 दिन में 1 बार नहीं होगा, वो बार-बार होगा और बार-बार करने से होगा। जितना बार-बार करोगी, उतना ज़्यादा अनवांटेड थॉट्स जो हैं वो नहीं आएँगे, उतना ज़्यादा गंदगी नहीं फैलेगी, उतना ज़्यादा आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जब ये सर से मैंने ये सुना, ये चीज़ मेरे अंदर घर कर गई। मैंने कहा भैया अब तो मेहनत करनी है, क्योंकि अगर अपने अनवांटेड थॉट्स को हटाना है, उनको रेगुलेट करना है, तो अपने अंदर की गंदगी मुझे साफ करनी है। वो बहुत ज़रूरी है। अंदर की गंदगी साफ नहीं होगी, तो बाहर भी मेरा जितना भी एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट है, इट्स गोना बी वेरी बैड एंड आई एम नॉट गोना लाइक इट। जिस तरीके से मैं इतने सालों से मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तब मैंने काम करना शुरू किया अपने ऊपर। धीरे-धीरे क्या हुआ कि मुझे ये समझ में आने लगा कि मेडिटेशन जो है, मुझे एक खराब इंसान नहीं बना रहा है, वो मेरे इम्परफेक्शंस को मुझे एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है। मैं इम्परफेक्ट हूँ, बहुत सी गलतियाँ भी की हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से क्रैक्स हैं मेरे अंदर, बहुत से वुंड्स हैं मेरे अंदर। लेकिन उसमें जितनी भी गलतियाँ, चाहे वो क्रैक्स क्यों ना आए हैं, बिकॉज़ ऑफ सो मेनी रीज़न्स, उस क्रैक में से भी तो एक रोशनी जाएगी ना। छोटा-सा क्रैक होता है, उसमें छोटी-सी अगर रोशनी की किरण भी चली जाती है, तो वहाँ पे वो रोशनी फैला देती है और धीरे-धीरे जब हम ध्यान की बात करते हैं, ध्यान ने मेरी ज़िंदगी में उस क्रैक के अंदर एक छोटे-से दिए का, एक छोटी-सी रोशनी का, एक छोटे से लौ का काम किया आने के। और जब वो लौ से उस रोशनी मेरे लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में आने लगी, मेरे अंदर आने लगी, तो वो जितना भी अंदर का अंधकार था, जो भी कुछ था, वो धीरे, धीरे, धीरे अपने आप खत्म होने लगा। तो जब हम बात करते हैं ना दोस्तों ध्यान की, कि हाँ जी बैठ जाओ, आँखें बंद करो, हाथों में हाथ लेके बैठ जाओ, आरामदायक कंफर्टेबल सिचुएशन पोज़ीशन में बैठ जाओ, खाली वो नहीं करना है। ध्यान खाली वो करना नहीं है। ध्यान अंदर से खंगाल देगा, अंदर से आपको निचोड़ देगा बिल्कुल, क्योंकि वो आपको इम्परफेक्शंस को दिखाएगा, आपकी गलतियों को दिखाएगा, आपके फ़ियर को दिखाएगा, आपके एंगर को दिखाएगा, आपके पेन को दिखाएगा, आपकी परेशानियों को दिखाएगा। मेडिटेशन ये करेगा और जिस दिन आपने पूरी तरीके से लग के, ध्यान के साथ जुड़ के, आपने ध्यान के साथ सरेंडर कर दिया, जिस दिन यू व्हेन यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन योर लाइफ, व्हेन यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन योरसेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट इवैल्यूएटिंग योर लाइफ, जब आप अपनी लाइफ का बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना उसको देखना, एक्चुअली समीप से देखना शुरू करते हैं, दैट्स द टाइम व्हेन मेडिटेशन स्टार्ट्स वर्किंग।
हमारे गुरु पत्री जी ने हमें 3 तरीके की अ, जो है मेडिटेशन की फ़ेज़ेज़ बताए हैं और ये फ़ेज़ेज़ बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ़ में। पहला फ़ेज़ जो होता है या पहला जो हमारे ध्यान का फ़ेज़ होता है वो है आनापानसति, जो हम हर कोई एक इंसान हम लोग सब यहाँ पे बैठ के करते हैं ना आनापानसति रोज़ ही कर रहे हैं। आनापानसति जब होता है उसमें वी आर फोकसिंग ऑन अ नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ, हम अपने साँसों के ऊपर कंप्लीटली हम उसके साथ एक हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है कायानोपासना यानी कि ये दूसरा फ़ेज़ आता है। कायानोपासना क्या होता है? जिसमें आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं। आपका एनर्जी फ़ील्ड जो है वो बहुत वाइब्रेट हो जाता है, उसमें वाइब्रेशनल एनर्जीज़ आ जाती हैं। दैट इज़ कायानोपासना। ये सेकंड फ़ेज़ होता है। जब आपने आनापानसति को पूरी तरीके से समझ लिया, अपने लाइफ़ में ढाल लिया, तब आता है कायानोपासना। तीसरा पत्री जी बोलते हैं, तीसरा फ़ेज़ क्या होता है? विपासना। जब हम विपासना की बात करते हैं, विपासना यानी कि व्हेन यू बिकम अ थर्ड आई मास्टर, व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, जब आप एक अपने ऊपर कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर करके अपने ऊपर काम करते हैं और उस ऊर्जा को जगाते हैं जिससे ना केवल आप अपनी जिंदगी को सही कर सकें बल्कि आप दूसरों की भी सेवा कर सकें, यानी कि व्हेन यू डेडिकेट योरसेल्फ इनटू द लाइफ और फॉर द ह्यूमैनिटी, फॉर बीइंग्स, फॉर एवरीबॉडी। ये 3 फेजेस होते हैं मेडिटेशन के। सो ये चीज़ मैंने सीखी और जब मैंने सीखी तो मैंने करना शुरू किया और जब मैंने करना शुरू किया तो धीरे-धीरे एक स्टेप उठा-उठा के धीरे-धीरे करते-करते अपने आप से लड़ते-लड़ते और बाहर की चीज़ों से लड़ते-लड़ते खूब स्ट्रगल करते-करते आज इस स्टेट पे पहुँची और इन बिटवीन एंजल्स के साथ मेरी मुलाकात हुई, वो भी अगेन बैंगलोर में पिरामिड वैली में। वहाँ पे मेरा एक पोर्टल खुला और उस पोर्टल के खुलने के बाद एंजल्स का मेरी लाइफ में आना हुआ और उसके बाद से आज का दिन है, दैट वाज़ इन 2012 दैट हैपेंड एंड टुडे इज़ हर एक स्टेप पे वो मेरे साथ हैं और मेरे पास हैं और हमेशा मुझे गाइड कर रहे हैं और धीरे-धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सौंप रहे हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं पूरा करती जा रही हूँ। नाउ और क्या सीखा भई मैंने? हुँ? स्टोरी भी सुन ली, मेडिटेशन भी कर लिया और फ़ेज़ भी देख लिए कि क्या-क्या मेडिटेशन ध्यान के कौन-कौन से फ़ेज़ेज़ होते हैं जो पत्री जी ने सिखाए। और क्या सीखा? और सीखा हम एनलाइटनमेंट कैसे हमारे लाइफ़ में आती है। सब लोग बोलते हैं, ओह! ये तो ग्रैंड मास्टर है, ये तो थर्ड आई मास्टर है, ये तो एनलाइटेंड मास्टर है, ये तो वो है, ये तो फलाना एनलाइटनमेंट या जिसे बोलते हैं ना एक अवेकनिंग या अवेकन्ड मास्टर है। इन सब का बहुत ज़्यादा मैंने ये बहुत ऑफ लेटली मैं सुनती रहती हूँ, कि कभी हर कोई मास्टर ऐसे बोल रहा है, आई एम द एनलाइटेंड मास्टर, आई एम द अवेकन्ड मास्टर, आई एम तो दिस मास्टर, आई एम तो दैट मास्टर। सबसे पहली चीज़ है एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है? पहले तो ये अपने आप से पूछ लें कि हम अगर अपने आप को सोचते हैं कि हम एनलाइटेंड मास्टर हैं या हम अवेकन्ड मास्टर हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग? तात्पर्य क्या है उसका? उसका मतलब ये होता है जब आप अपने सेल्फ इम्पोज्ड इमेज जो सोसाइटी से आपने ली है, जो हज़ारों जन्मों से आपने ली है और उसके अकॉर्डिंगली आपने एक पर्सनैलिटी अपनी बना ली है, उसको जब आप तोड़ते हो और तोड़ने के बाद जब उसको ब्रेक करके एक उस अपनी उस शारू को देखते हो, जो कि एक्चुअली हू इज़ द ट्रू सेल्फ, हू इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ, दैट इज़ व्हाट और दैट इज़ व्हेन द एनलाइटनमेंट हैपेंस। जैसे भगवान बुद्ध, कैसा हुआ था एनलाइटनमेंट? पता है स्टोरी? जानते हैं स्टोरी को कि नहीं जानते? जानते हैं तो एक हाँ कर दीजिए यहाँ पे, इधर कर दीजिए, मैं भी देखूँ कितने लोगों को बुद्ध जी की एनलाइटनमेंट स्टोरी के बारे में ज्ञात है। कितने लोग? अरे! अरे भाई इमोजी भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे बहुत जल्दी इमोजीज़ भेजते हैं, इंस्टाग्राम पे इतनी जल्दी इमोजीज़ भेजते हैं, यहाँ भी भेज दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा।
अच्छा, तो नहीं पता आप लोगों को भगवान बुद्ध की एनलाइटनमेंट स्टोरी सुननी है? सुनना चाहेंगे? बताऊँ, बोर तो नहीं होंगे? सुनना चाहते हैं तो बता दीजिए, नहीं तो नहीं, मैं चुप रहूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो महेश सिंह जी आपको आप जानते हैं, ओके, ठीक है। और कौन जानते हैं? रंजन पटेल जी जानते हैं। और कौन जानते हैं? चलिए, 2-3 लोगों को अच्छे से पता है। चलिए महेश सिंह जी मैं चाहती हूँ कि आप बताएँ कि एनलाइटनमेंट या उनकी स्टोरी भगवान बुद्ध की क्या थी? प्लीज़ बताएँ। भगवान बुद्ध ने जब अपने घर से निकले, तो घर से निकल के जिस जिस के पास भी गए, साधु के पास, जिस भी गुरु के पास गए, उन्होंने जो जो बोला वो पूरे 100% किया। उन्होंने बोला कि उपवास करना है तो पूरा उपवास किया। उन्होंने बोला है कि ये हठ योग करना है तो हठ योग किया। उन्होंने बोला कि ये करना है तो वो किया। उन्होंने जो जो बोला सब किया उन्होंने। और कभी किसी परीक्षा में 100% से कम नहीं रहे। और ये लगभग जैसा हम जानते हैं 12 वर्ष तक वो उसमें घूमते रहे। और एक दिन जब वो एक नदी को पार कर रहे थे और बिल्कुल इतने कमजोर हो गए थे, उनको एक चावल के दाने के बराबर भी खाना नहीं खाना था। उस समय उन्होंने नदी पार करते समय गया के पास में, और उनकी शक्ति चली गई थी। तो वो उस पेड़ के पास पहुंचे हैं और वहां पे कोई स्त्री, सुजाता नाम की स्त्री आई थी। उन्होंने उनको खीर का प्याला भेंट किया कि आप बहुत कमजोर हैं, आप ये खा लीजिए। उन्होंने सोचा कि ये कोई संत महात्मा है और उनको भेंट किया। और वो जो खा के बैठे हैं और उसके बाद जो बैठे हैं, तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। हुँ। ये मैंने कहानी सुनी है। उस उस ज्ञान, वो ज्ञान प्राप्त हुआ है तो उस पेड़ पर, जैसा मैंने सुना है कि जब तक नहीं उठे, जब तक कि उनको, मतलब वो उन्होंने प्रण कर लिया था कि अब मैं यहाँ से तभी उठूंगा जब मेरे को कुछ ईश्वर मिल जाएगा या ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर नहीं मिल जाएगा। हाँ, मतलब जो उन्होंने ईश्वर की नहीं कामना करी, लेकिन उन्होंने देखा कि उनको, मेरे को जब सच्चाई पता चल जाए कि क्या चीज है दुनिया, उनको यही था ना कि भाई ये आदमी वृद्ध क्यों होता है। उनके सामने जो क्वेश्चन थे, आदमी बीमार बिल्कुल, क्यों पड़ता है, बुजुर्ग क्यों हो जाता है, बूढ़ा क्यों हो जाता है, और ये क्या है, मतलब ये जन्म मृत्यु ये सब क्या है ना? बिल्कुल। तो वो उनको बहुत चोट लगी थी जो वो पहली बार घर से निकले थे। तो उस चोट से जो उनका हृदय टूटा था, उसको खोजने के लिए वो निकले थे कि मेरे को जानना है कि ये है क्या चीज, ये क्यों होता है ऐसा। तो वो उनको फिर वास्तविकता का ज्ञान हुआ था। उसी को हम इतना सुनते हैं जो हमने जाना है। बहुत बढ़िया महेश सिंह जी, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो थैंक मच यू। बताने के लिए सभी लोगों को। तो जो महेश सिंह जी ने बोला ये एक आउटलाइन थी और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन्स जो महेश जी ने लास्ट के जब बात कर रहे थे वो लास्ट के क्वेश्चन्स बताए उन्होंने। एक्चुअली लॉर्ड बुद्धा जो थे तो वो उनको बहुत एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में पाला गया था क्योंकि उनके पेरेंट्स जो थे वो चाहते ही नहीं थे कि वो भिक्षुक बने या जो एक सेंट या कुछ ऐसे नॉट भिक्षुक सॉरी वो एक साधु बने नॉट भिक्षुक साधु बने क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने ये एस्ट्रोलॉजी में उनको ये प्रिडिक्ट किया था कि या तो ये बहुत अच्छे बादशाह बनेंगे या फिर ये बहुत बड़े बड़े संत बनेंगे, महात्मा बनेंगे और वो पेरेंट्स नहीं चाहते थे ऑब्वियसली किंग हैं, पेरेंट्स नहीं चाहते थे वो कि भई मेरा बेटा तो बादशाह ही बने, राजा ही बने। तो 19 साल तक की उम्र तक उनको कुछ भी नहीं पता था पेन क्या है, सफरिंग क्या है, बीमारी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कुछ नहीं। एवरीथिंग वाज़ बीइंग सर्व्ड टू हिम ऑन द प्लैटर। 19 साल की उम्र में उनकी शादी हुई जो उनकी जो वाइफ थी वो बहुत अत्यंत सुंदर थी और वो उन्हीं के उसमें प्लेजर्स में जो एक वर्ल्डली प्लेजर्स होते हैं ना मटेरियल प्लेजर्स वर्ल्डली प्लेजर्स उसी में पूरी तरीके से सराबोर हो चुके थे। देन एक दिन महात्मा बुद्ध ने बोला कि यार मैं बहुत टाइम से अंदर बैठा हुआ हूँ इस पैलेस में इतने साल हो गए मैं बाहर निकला ही नहीं देखा ही नहीं मेरी प्रजा कैसी है तो चलो मैं अपनी प्रजा को देखता हूँ बाहर जाते हैं और वो उनके साथ उनका जो चैरिटियर होता है, जो उनकी बग्घी चला रहा होता है, वो होता है साथ में। वो जाते हैं, जैसे ही जाते हैं तो एकदम से वहाँ पे देखते हैं कि पहले स्टेप पे ही देखते हैं कि एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा जैसे बूढ़ा-बूढ़ा होता है, उसके सफ़ेद होते हैं बाल और वो सब। तो वो कहते हैं, "ये इसको क्या हो गया है? ये इसके बाल कैसे सफ़ेद है? ये इतना वृद्ध क्यों लग रहा है? ये ऐसा क्यों हो रहा है?"
तो जो चैरिटियर होता है बड़ा सरप्राइज़ हो जाता है, वो बोलता है कि ये तो सभी के साथ होता है, ये तो मृत्यु और जो डेथ और बर्थ और डेथ तो होता ही रहता है, हम जवान हैं तो हम बूढ़े होंगे ही। अब ये इनको ये क्वेश्चन समझ नहीं आता है कि भैया ये कैसे हो गया? आगे चलते हैं, फिर एक इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा फिज़िकली सफ़र कर रहा होता है, बीमार होता है बहुत ज़बरदस्त, तो जो चैरिटर होता है वो बोलता है कि इनको आप छुइएगा मत क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीमार है, आपको कोई बीमारी लग जाएगी। कहते हैं बीमारी क्या होती है? तब वो बताता है उनको। दूसरा क्वेश्चन ये समझ नहीं आता ये कैसे हुआ? तीसरा फिर जाके एक फ्यूनरल देखते हैं वो किसी का, वहाँ पे उनका क्रिमेशन हो रहा था, फ्यूनरल नहीं क्रिमेशन हो रहा होता है। वहाँ पे क्रिमेट कर रहे होते हैं बॉडी को और वहाँ पे समझ नहीं आता उनको कि मृत्यु भी होती है। तो वो कहते हैं क्या मैं भी मर जाऊँगा? ऐसे तो वो कहते हैं कि हाँ, जिसका जन्म हुआ है वो तो मृत्यु होगी। तो वो समझ नहीं पाते ना सफरिंग को, ना पेन को, ना डेथ को, ना बर्थ को। अब ये क्वेश्चन्स उनको खाते रहते हैं। कुछ टाइम तक तो वो अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं, लेकिन एक बारी फिर वो निकल जाते हैं। वो कहते हैं नहीं अब मैं नहीं रुक सकता, मुझे इसके आंसर्स चाहिए। तो उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे करके वो भिक्षुक का जो एक समान होते हैं, समान भिक्षुक कौन-से होते हैं? जो कि खाना नहीं माँगते हैं। अगर आप उनको वॉलंटरीली खिला दो, तो खा लेंगे। तो 4 साल तक समान भिक्षुक रहे, जिसमें उन्होंने खाया तो खाया, नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। तो इस वजह से उनकी बॉडी बिल्कुल वीक हो गई। तो एक दिन क्या हुआ निरंजना नदी के सामने वो वहाँ पे बैठे थे और धीरे-धीरे जाके वो पानी के अंदर उतरने लगे। और वहाँ पे निरंजना नदी के उस पार में बोधि ट्री था। बोधि जो पेड़ की बात कर रहे हैं जहाँ पे उनको एनलाइटनमेंट मिली। वहाँ पे उसका एक ब्रांच लटक रहा था। अब उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो किनारे पे चले जाते या कुछ कर सकते थे क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो उन्होंने वो ब्रांच को पकड़ा और 5 मिनट के लिए 5 मिनट भी नहीं 1 मिनट के लिए उन्होंने आँखें बंद करी। उन्होंने आँखें बंद करी की और उन्होंने अपने आप से बोलना शुरू किया कि ये क्या है? मैं क्या कर रहा हूँ? क्योंकि वो अलग-अलग, अलग-अलग स्पिरिचुअलिटी में बहुत सी चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने जाना भी, पढ़ा भी, सब कुछ किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा मुझे आंसर्स क्यों नहीं मिल रहे? थोड़े टाइम के लिए वो शांत मन से उन्होंने सिर्फ़ अपनी साँसों के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। और उसके बाद वो बिल्कुल ध्यान में जैसे एक ध्यान मग्न हो जाते हैं ना, वैसे हो गए। और अचानक से एक आंसर उनके अंदर से कौंधा है कि जो तू बाहर देख रहा है वो सब अंदर है। और अचानक से उनको ये रियलाइज़ेशन हुआ कि इतना मैं बाहर भटक रहा हूँ इतने सालों से, मेरे तो जवाब अंदर है और जब तक मैं उस जवाब को नहीं ले लेता, तब तक मैं इस जगह से नहीं हिलूँगा। और तब वो बोधि ट्री जो है, बोधि पेड़ जो है, उसके नीचे वो वहाँ पे बैठे और वहाँ पे बैठ के उन्होंने अपना तप, अपनी तपस्या साधना शुरू की। और साधना जिस दिन हुई और शुरू की, उसी दिन उनको ये एनलाइटनमेंट मिली और जिसको हम लोग जो हम लोग अभी बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे हम बुद्ध पूर्णिमा जब हम मनाते हैं तो दैट वाज़ द डे ऑफ एनलाइटनमेंट आल्सो, दैट वाज़ द डे ऑफ हिज़ बर्थ आल्सो, दैट वाज़ द डे ऑफ हिज़ डेथ आल्सो, परिनिर्वाण की भी उनको उनको ने मिला था। तो ये तीनों चीज़ें उस दिन सेलिब्रेट की जाती है, तो दैट इज़ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट ये नहीं हुआ कि ध्यान कर लिया, उठ गए, काम कुछ किया नहीं अपने ऊपर, अपने दिमाग पे काम नहीं किया, अपने अंदर काम नहीं किया, लाइफ को ठीक बनाया नहीं और चलो जी फिर वही शुरू हो गए हम लोग अपना सब कुछ। एनलाइटनमेंट होता है जब हम अपनी इमेज को तोड़ते हैं, जैसे भगवान बुद्ध ने अपनी इमेज को तोड़ा। उस इमेज को तोड़ने के बाद वो जो थे उसके साथ अपने आप को कनेक्ट किया, अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट किया और आगे बढ़े। पत्री जी कहते हैं कि जो एनलाइटनमेंट जो है मैंने उनसे जो सीखा वो मैं आपको बता रही हूँ। एनलाइटनमेंट 4 चीज़ों से मिलती है, एक है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी कि किताबें जब हम बुक्स पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं जिसका उन्होंने हमेशा से उन्होंने बोला हर एक ध्यानी को कि हर एक ध्यानी को स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्वाध्याय करना ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क होता है वो ब्रॉडेन हो जाता है, हमारा आउटलुक ब्रॉडेन हो जाता है। सेकेंडली सज्जन संगति ये जो हम कर रहे हैं, सज्जन संगत्य और ट्राई करें कि सज्जन संगत्य अपने ही ऐसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ हो जो कि ज़्यादा पॉजिटिव हों, जो आपकी जर्नी को, यात्रा को समझ सकें। जब मैंने एंजल्स के साथ बात करना शुरू किया था ना, ट्रस्ट मी कोई समझता तो था नहीं। सबको लगता था भूत, प्रेत, पिशाच पता नहीं किससे बातें करती रहती है ये।
बहुत रिजेक्शंस मिले मुझे, बहुत ज़्यादा। लोग मुझे अपने पास आने से डरते थे, वो नहीं लाते थे मुझे अपने पास, अपने किसी सेशन में नहीं बुलाना, कहीं नहीं बुलाना, बिकॉज़ दे यूज्ड टू बी वेरी स्कैर्ड, क्योंकि उस समय एंजेल्स का नाम भी लोगों ने सुना नहीं था, और अगर किसी ने सुना था, तो उनको लगता था ये तो भैया क्रिश्चियन फिलॉसफी है, ये हमको क्रिश्चियनिटी में बदल देगी ये तो, ये सब चीज़ें थी। तो स्वाध्याय करना ज़रूरी है, सज्जन सांगत्य करना ज़रूरी है। पत्री जी कहते हैं कंप्लेन नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या कर रहे होते हैं, मेरी मदर इन लॉ अच्छी नहीं है, मेरी फादर इन लॉ अच्छे नहीं है, मेरी सिस्टर इन लॉ अच्छी नहीं है, मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं है, मेरा ये, मेरी लाइफ में ये नहीं, मेरी लाइफ में वो नहीं। ओह! पक, 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 इतना कंप्लेन। पूरा दिन आप दिन में सोचेंगे कि आपके दिन में कितनी चीज़ें हैं जो आप जिसके बारे में कंप्लेन करते हैं। कितनी चीज़ें, हज़ारों चीज़ें निकल जाएँगी। सो पत्री जी कहते हैं अगर हम कंप्लेन ना करें और उसमें से हम चीज़ों को समझने लगें, उस चीज़ों में से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगें, तो बहुत सी चीज़ें होंगी। अभी-अभी क्या हुआ था रिसेंटली अ, दिल्ली में पता है कितनी गर्मी हो रही है? बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। तो मेरा अभी गर्मी बहुत, जब अभी टाइम था ना जब 50 डिग्री पहुँच रहा था हमारा टेम्परेचर दिल्ली का 49-50, तो उस समय मेरा पीक सीज़न में मेरा फ्रिज खराब हो गया। बिल्कुल, ना अब ना बर्फ, ना पानी, ना खाना भी सब कुछ पूरा देख-देख के बनाना है, सब कुछ करना है। तो मैंने कहा भाई सर ने कहा कंप्लेंट नहीं करना है, एंजेल्स कहते हैं कंप्लेंट नहीं करना। अब इसमें क्या मुझे लर्निंग क्या मिल रही है? क्या सीखने को क्या मिल रहा है कि फ्रिज खराब है? अब मुझे और उन लोगों ने जिन्होंने फ्रिज ठीक करना था उन्होंने कहा था, आराम से बोल दिया था 15 से 20 दिन मिनिमम लगेगा इसको, क्योंकि इसका जो पार्ट है कंप्रेसर है वो अभी नहीं है हमारे पास। भैया 15-20 दिन निकालना, बिना ठंडा पानी, बिना बर्फ, बिना कुछ, बिना ये सब। तब मैंने इसका थोड़ा-सा पॉज़िटिव साइड देखना शुरू किया, कि कम में भी हम लोग को समझ में आना चाहिए कि अगर हमारे पास कम भी है, वो भी बहुत है। हमें कंप्लेन नहीं करना है कि भई हमारे पास ये कमी है और उस इंसान के पास ये कमी, उस इंसान के पास सारी चीज़ें हैं। हम इस कमी में भी खुश रह सकते हैं, चाहे जितना भी दिया है, जो हमारे कर्म के अनुसार हमें मिलेगा। क्योंकि देखो सीधी-सी बात है यार, 1 पैसा एक्स्ट्रा नहीं, 1 पैसा कम नहीं। यूनिवर्स कुछ नहीं, ना एक्स्ट्रा पैसा देगा, ना एक्स्ट्रा या जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आ गया है उसको रहने नहीं देंगे जब तक जैसा कि आपका कर्म होगा। अकॉर्डिंग टू योर कर्मा यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। ना 1 पैसा कम, ना 1 पैसा ज़्यादा, सिंपल। तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा नहीं, अगर मुझे ये हुआ है यहाँ पे तो ये चैलेंज है, मुझे सीखना है इस चीज़ से, और मैंने बिल्कुल कामली शांत होके पेशेंटली इस चीज़ को निकालना है। इससे मुझे ये भी पता चला कि घर में अगर खाना बनाना है तो इतना ही बनाना है, क्योंकि थोड़ा-सा बनता है खाना। कितना बनाना है कि फ्रिज में ना रख सके हम, उतना का उतना ही कंज़्यूम कर लें। तो बहुत सी चीज़ें उस दिन सीखने को मिली। सपोज़ मेरे जो रिश्तेदार हैं, जो मेरी जॉइंट फैमिली है, तो रिश्तेदार हैं, तो वो सब मेरे मुझे बोल रहे थे, "पता नहीं भैया तुम कैसे कर रही हो, हमसे तो होता नहीं। हम तो नहीं कर पाते ये सारी चीज़ें, हम तो दूसरे ही दिन हम नया फ्रिज ले आते।" कंप्लेन होते हैं ना, और स्पेशली लेडीज़ को बहुत आदत है। कंप्लेन, कंप्लेन, कंप्लेन। बैठेंगी तो कंप्लेन, किसी के साथ बैठेंगी तो कंप्लेन शुरू हो जाएगी, अकेले बैठेंगी तो कंप्लेन शुरू हो जाएगी। क्योंकि वो सोचती रहती, उनका इमोशनल क्वोशंट कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हाई होने लग जाता है। तो पत्री जी कहते हैं कंप्लेन नहीं करोगे सब ठीक रहेगा। चौथी चीज़ जो उन्होंने बोली एनलाइटनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, नॉट वेस्टिंग योर टाइम। गप्पों में वेस्ट नहीं करना है टाइम। वी आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट। आइडल चीज़ें में वेस्ट नहीं करना है हमको। हम लोग को यू हैव टू यूटिलाइज़ एवरी मोमेंट क्रिएटिवली एंड प्रोडक्टिवली। अपनी हॉबीज़ को जगाइए। जैसे मैंने अपनी पेंटिंग की हॉबी को जगाया। मैंने कहा जो भी अब, जैसे सपोज़ मैं विज़डम सेशंस लेती हूँ, क्लैरिटी सेशंस लेती हूँ, इनर चाइल्ड सेशंस लेती हूँ, हील माय बॉडी सेशंस लेती हूँ। जब ये सेशंस ले लेती हूँ, जब मेरा टाइम बिल्कुल कंप्लीटली मेरे पास थोड़ा बहुत भी टाइम रहता है, देन आई ट्राई टू बी लिटिल क्रिएटिव। और उस क्रिएटिविटी को फिर मैं बाहर निकालने लगती हूँ व्हेन आई स्टार्ट पेंटिंग।
सो देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू रादर देन वेस्टिंग योर टाइम कि हाँ हम किसी से फोन पे बात कर लें, भाई ये कर लें, भाई वो कर ले, शेयर मार्केट में क्या चल रहा है भाई, और वो कहाँ चल रहा है और ये क्या चल रहा है। रादर देन डूइंग दैट, लेट्स डू इट प्रोडक्टिवली। हाँ, शेयर मार्केट वाले भाइयों को मैं सॉरी बोल रही हूँ, ऐसा नहीं, कुछ-कुछ लोगों का उससे घर भी चलता है, तो डेफ़िनेटली अगर लाइवलीहुड उससे कनेक्टेड है, तो डेफ़िनेटली करना चाहिए। बट ऐसे ही नहीं कि हाँ भैया चलो, शुरू हो गए। क्या अपने दिमाग में डाल रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या खा रहे हैं, अपने मुँह में क्या डाल रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या सुन रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जो चीज़ आपने सुन रहे हैं, खा रहे हैं और यहाँ से अंदर डाल रहे हैं, ये चीज़ें अगर आपकी सात्विक हैं, योर लाइफ इज़ सॉर्टेड कंप्लीटली। सो ये सारी चीज़ें सीखी और बहुत सी चीज़ें सीखी, जैसे अवेयरनेस में कैसे रहते हैं, हाउ आर वी अवेयर ऑफ, हाउ शुड वी बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, हाउ शुड वी बी कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग। अवेयरनेस जब आती है, जब मेडिटेशन होता है, अवेयरनेस आती है, कॉन्शियसनेस ऑल्सो कम्स टू यू व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग कॉन्शियस डिसीजंस, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने लगते हो। तो जब ये सब चीज़ें धीरे-धीरे आई, तो क्या हुआ, लाइफ ईज़ी हो गई। एक कॉटन की तरह थोड़ी हल्की हो गई। ऐसा लगता था जैसे पहले बहुत भारी है, क्योंकि किस-किस चीज़ का बोझ था, फिज़िकली हील नहीं हुई थी, इमोशनल, मेंटल सब चीज़ों का बोझ था। बट अब धीरे-धीरे, धीरे करके थ्रू द एंटायर जर्नी वो आराम से लाइफ कॉटन की तरह बन गई एंड आई स्टार्टेड एन्जॉयिंग लाइफ विद एंजल्स इवन इफ देयर वर सो मेनी चैलेंजेस इन लाइफ, नॉट दैट देयर वर नॉट, बट येस, लाइफ स्टार्टेड बिकमिंग लिटिल बेटर। सो ये है आज का। और दूसरा आपको बताऊं कि दोस्तों बहुत से लोग हैं जिनको अगर आप अपने आप को देखोगे ना, आप बहुत अपने आप को बहुत सही पाओगे कि हाँ मैं जिस लाइफ में हूँ बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी है। अभी पीछे मेरी अ, 1 हफ्ता पहले 21st, 1 हफ्ता पहले नहीं, 2-3 दिन पहले 21st जून को एक लेडी से बात हुई, उनका नाम मैं नहीं लूँगी बिकॉज़ ऑफ द कॉन्फिडेंशियल इश्यूज़। उनका बेटा जो है बहुत ज़बरदस्त एक एक्सीडेंट में उसका, बिकॉज़ ऑफ द एक्सीडेंट, अगर आप उसको देखेंगे, अगर आप देखते 17 साल का बेटा, ज़बरदस्त इतना फिटनेस फ्रीक, सब कुछ फिज़िकली फिट और फुटबॉल खेलना, कयाकिंग करना, ये करना, वो करना, ऑल ऑफ अ सडन वन फाइन डे ही मीट्स विद एन एक्सीडेंट और आज की डेट में वो कंप्लीटली बेड पे है, बेडरिडन है, उसका स्पीच नहीं है, बात नहीं कर सकता है एंड हिज बॉडी इज रियली रियली एकिंग, हिज बॉडी इज रियली पेनफुल। तो जब उनसे मैंने वीडियो कॉल पे बात की, क्योंकि वो बात तो नहीं कर सकते, मदर थी साथ में, उनको देख के मतलब उस समय आप उनको देख के रो पड़ते हो, लेकिन उस माँ का एक, मैंने एक स्ट्रेंथ, एक करेज देखी जो उनको एक मेडिटेशन के थ्रू भी मिल रही है। और फिर जब मैंने एंजल्स के बारे में, उनको पता था मेरा, एंड व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर एंड टॉकिंग टू हिम आल्सो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उनकी हीलिंग शुरू हुई एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ एंजल्स, थोड़ा बहुत पेन में उनके कमी है। जो जितना पेन है, क्योंकि वो चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, उनको लेटना ही पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना थोड़ा ऊपर उठ जाएँगे, दैट्स इट। बट बाय द ग्रेस ऑफ एंजेल्स, बाय द ग्रेस ऑफ मेडिटेशन, बाय द ग्रेस ऑफ पितामह, बाय द ग्रेस ऑफ द डिवाइन एनर्जीज़, टुडे ही इज़ डूइंग दैट। आज की डेट में सुसाइड केसेस जो मैं सुनती हूँ, जो मेरे पास आते हैं, इफ यू विल स्टार्ट लिसनिंग टू ईच एंड एवरी केस, अभी कल ही एक केस आया कि मदर ने एक 16 साल की बच्ची को थप्पड़ मारा एंड शी कमिटेड सुसाइड। सो इट इज नॉट लाइक कि मैं आपको बोला कि थप्पड़ मारा और सुसाइड कमिट किया, इट्स अबाउट, हम बच्चे की बैटल्स को नहीं समझते एज अ पेरेंट। हम समझते हैं बच्चे अनरूली हो गए हैं, रिबेलियस हो गए हैं, हम हम उनके ऊपर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अथॉरिटेरियन पेरेंट्स बनने लग जाते हैं। वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द बैटल ऑफ टुडेज़ चिल्ड्रन। बट टुडे, बाय द ग्रेस ऑफ एंजल्स, अगेन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द ग्रेस ऑफ एंजल्स, आज उनके माता-पिता को इस चीज़ का एक मलाल है कि उस समय, क्योंकि वो थप्पड़ पड़ना खाली, दैट वाज़ नॉट द रीज़न व्हाई शी कमिट सुसाइड, बिकॉज़ व्हेन आई कनेक्टेड विद हर सोल, तो मुझे पता चला कि एक्चुअल रीज़न क्या था, क्योंकि एक्चुअल रीज़न आपको पर्दे के पीछे ही पता चलता है, सामने पता नहीं चलता है। लेकिन आज की डेट में वो ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा धीरे, धीरे, धीरे करके उस ग्रीफ से
उस चीज से अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो अपने आप को एक बहुत फॉर्चुनेट समझिए कि आपके लाइफ में मेडिटेशन या ध्यान है, आपकी जो सांस है आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रही है, एंड यू आर एट अ वेरी राइट प्लेस, वेरी गुड प्लेस। एंड इफ देयर इज एनीथिंग, यू नो, अगर कोई भी इशू परेशानी है तो आपके पास इतना सुंदर प्यारा ग्रुप है, उसमें आप एक दूसरे के साथ, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। So do not try to one judge somebody, or do not try to judge yourself. Always be thankful, always be grateful. Every second has to be a moment of gratitude. कि जो है ना वो बहुत अच्छा है, ये जो शरीर दिया है यही अच्छा है, क्योंकि एक शरीर है जिसके थ्रू हम बहुत अच्छे कर्म कर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी मिली है हमको, और उस अपॉर्चुनिटी को हमने खोना नहीं है। सो दोस्तों, ये था आज का मेरा सेशन। होपफुली आप लोगों को सबको अच्छा लगा होगा। नहीं भी अच्छा लगा तो भी कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया, और मुझसे बातें करने के लिए शुक्रिया। और चलिए अब थोड़ा-सा बातें कर लेते हैं, बिकॉज़ आई वांट टू नो ऑल ऑफ यू। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछें। और डॉक्टर विजय आपसे भी मैं इल्तिजा करूँगी या कि आप भी बात करें, बताएँ। जी बिल्कुल, मतलब मेडिटेशन सेशन बाद में रखेंगे, अभी थोड़ा सा कन्वर्सेशन वगैरह करके मेडिटेशन, बिल्कुल। और मेडिटेशन के बाद में वापस अगर किसी को कोई भी बात करनी, तो अगर कोई भी कुछ भी प्रश्न या कोई भी बात रखना चाहता है तो हैंड रेज करके बात कर सकता है। जी स्मृति रेखा मैम, अनम्यूट करके बात करें। हाँ जी नमस्ते मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पहले तो। और वो जो आपने सुसाइड केसेस बोले, ये अभी स्टूडेंट के लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो एज ए टीचर मैं वो पूछना चाहती हूँ, तो उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए? उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उनको आप सही ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि मेजर वैल्यू जो डलती है वो पेरेंट्स के थ्रू होती है फॉर्मेटिव ईयर्स में। और मेजर इसमें जो एक बोलते हैं कि एक कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग टुडे कि आजकल के बच्चे पिछले 25 साल वाले बच्चे नहीं रह गए। जो हमारा टाइम था ना, हमारा टाइम था वो चुपचाप दब्बू की तरह से बैठ के हम टीचर की सुनते थे बात, पेरेंट्स की भी बात सुनते थे, पेरेंट्स जैसे बोलते थे हम कर लेते थे। बट नाउअडेज चिल्ड्रन हैव अ ओन वे ऑफ वर्किंग, दे हैव देयर ओन माइंड। और हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई, ये जो हमारे सामने एक छोटा बच्चा 15 साल का हो सकता है ये ओल्ड सोल हो, जरूरी थोड़ी है ये बेबी या इन्फेंट सोल हो। जस्ट बिकॉज वो 15 साल का दिख रहा है डजंट मीन ना वो पिछले इनकारनेशन में उसने कितने सिद्धियां प्राप्त कर रखी हो, हमें क्या पता, नहीं जानते ना। सो you have to talk to your student, you have to talk to your children with lot of respect. उनको सुनिए। The one thing that a child needs is compassionate listening, that's it, जो हम नहीं देते हैं। थैंक यू स्मृति रेखा मैम। थैंक यू। थैंक यू। और कोई भी अगर कुछ भी बात करना चाहे तो हैंड रेज कर सकता है। भाई पूछ लो, कोई डाउट वाउट है, कुछ है पूछ लो, आई हूँ पूछ लो। बहुत सारे लोग बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं मुझसे, पूछना है पूछ लीजिए, सारे आंसर्स दे दूंगी अभी। तो फिर मैम ऐसा करते हैं, 30 मिनट का 40 मिनट का एक मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन आपकी एनर्जी के साथ में कनेक्ट करके करते हैं बाद में। डॉक्टर विजय, गाइडेड मेडिटेशंस मैं बहुत कम लेती हूँ और कराती नहीं, क्योंकि लोगों को मैं अपने ऊपर डिपेंड नहीं कराती। दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन देयर ब्रेथ। ओके। सो मेडिटेशन जरूर आप कराएं, बिल्कुल कराएं, और करना भी है। उससे पहले अगर किसी ने क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछ सकता है, बिकॉज फिर मैं फुर्क हो जाऊंगी, फिर मैं उठ जाऊंगी, देन आई गो, फिर आप मेडिटेशन कराएंगे अच्छे से। जी रंजन मैम कुछ पूछ रहे हैं। जी रंजन मैम, अनम्यूट करके बात करें। जी बोलिए, अनम्यूट करिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी गाइडलाइन दी। आवाज आ रही है बरोबर? जी जी बोलिए। मेरी आवाज ओके। मैम आपने जो बोला ना, अवेयर में रहना है, अवेयरनेस में हमेशा, कॉन्शियस में। मैं मेडिटेशन करती हूँ, सर भी हमेशा बोलते रहते हैं कॉन्शियस रहो, कॉन्शियस रहो। पर जब मेडिटेशन करती हूँ ना तो मोस्टली ट्रांस में ही चली जाती हूँ, कॉन्शियस होता ही नहीं है। क्यों? ये तब दो मैं अवेयर में चीजें, रहना चाहती हूँ तो नहीं हो रहा है। रंजन जी, आप दो चीजें अलग अलग मिक्स कर रहे हो।
अवेयरनेस में जब हम रहते हैं, यानी कि हम लोग सोए नहीं, दैट्स इट। लेकिन जब हम आंखें खोल के अवेयरनेस में रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, दैट मीन्स वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग। वो डॉक्टर विजय बोलना चाहते हैं कि माइंडफुल रहें। जो भी कोई भी कदम उठा रहे हैं अपनी जिंदगी का, उसमें माइंडफुल रहना है कि हम किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे, हम अपने आप को हर्ट तो नहीं कर रहे, हम एनिमल किंगडम में से किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे, प्लांट किंगडम में किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे। कॉन्शियस डिसीजंस होते हैं जब आप माइंडफुल होते हैं। जैसे सपोज अगर आज मैं इस पानी के साथ हूँ, मैं पानी पी रही हूँ, तो मैं पानी के साथ हूँ कंप्लीटली। मेरा ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, मुझे पानी के साथ रहना है। खाना खा रही हूँ तो माइंडफुल ईटिंग करूंगी मैं, कि मैं रोटी के साथ हूँ, रोटी के कौर को खा रही हूँ और उसकी स्वीटनेस को, उसकी टेस्ट को समझ पा रही हूँ। सो दैट इज माइंडफुलनेस। और अगर माइंडफुलनेस के बारे में और जानना है आपको तो किताबें हैं, उनके बारे में आप जो है वो किताबें पढ़ सकते हैं। थिक नाथ हान हैं जो मेरे बहुत बड़े एक मंक जो गुरु हैं, जो अभी फिजिकल बॉडी में नहीं है, जिनसे मैंने बहुत बहुत माइंडफुलनेस के बारे में सीखा है। सो थिक नाथ हान की बुक्स पढ़िए, बहुत नॉलेज और बहुत ग्रोथ मिलेगी आपको। ठीक है, थैंक यू रंजन मैम। थैंक यू। मोनालिसा मैम अनम्यूट करके बात करें। सर नमस्ते। नमस्ते मैम जी नमस्ते। आज सुबह जो भी आज मॉर्निंग में मैं मेडिटेशन करके जो भी सोच रही थी उस टाइम पे जो मेरा ये था, आप सारा एक एक करके सारे जवाब अपने स्टोरी से सब में दे दिए मैम। मैं भी एज एन एंजल आप आज आए हैं। मैं नॉर्मली इसी टाइम में अटेंड नहीं करती हूँ, बट जब जो मैसेज आया तब मुझे दिमाग में कुछ तो एक कनेक्ट हुआ और मैं ऑन किया और आपका फेस दिख गया मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया। ma'am. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you मैम। थैंक यू मोनालिसा। राजवंत मैम अनम्यूट करके बात करें। नमस्ते मैम। नमस्ते। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका सेशन बहुत अच्छा था मैम। शुक्रिया। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं काफी समय से जैसे मेडिटेशन तो कर रही हूँ, सर को भी पता है, काफी बार सर से भी मैंने बात की है, लेकिन मैम मेरे अंदर के फियर नहीं जाते। वो फील है कि वो बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो पा रहे, लेकिन बढ़ जाते। कभी होता है कि बिल्कुल ही, लेकिन कभी कभार होता है कि फिर से आते हैं। जब वो आते हैं तो मुझे पैनिक मैम। सबसे पहले आपने अगर फियर को हटाना है तो आप सबसे पहले एक स्पिरिचुअल डायरी या कोई भी जर्नल बना लेंगे अपने लिए। ठीक है, उस जर्नल में सबसे पहले आप लिखेंगी आपको कौन कौन सी फियर है, क्या क्या डर है, कौन से डर हैं जो आपको बहुत ज्यादा खा जाते हैं, सारे लिख दीजिए, चाहे कितने 5 हैं 10 हैं, कितने भी लिख दीजिए। उसके बाद उनके ऊपर नंबरिंग कीजिए, नंबर 1 2 3 4 5 6 कौन सा डर है। सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी वाला डर होगा ना वो नंबर 1 पे होगा। ठीक है, अब सपोज आपके नंबर 1 पे 2 ऐसे डर हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत केओस मचा रहे हैं, तो सबसे पहले उन 2 डर के ऊपर, उसमें भी जो सबसे पहले वाला डर है उसके ऊपर काम करना है। और वो कैसे काम करना है, तो सबसे पहले आपने ये अपने आप से पूछना है ये डर आ कहाँ से रहा है, रूट कॉज क्या है। पास्ट में चले जाइए, अपने पास्ट इनकारनेशन में नहीं, इस जन्म के पास्ट में थोड़ा जाइए, चाइल्डहुड में जाइए अपने, क्योंकि जो भी चीजें की शुरुआत होती है ना, वो शुरुआत 5 से 10 साल के बीच के जो इश्यूज हुए होते हैं, ट्रॉमाज हुए होते हैं, या टीनेजर में जब हम होते हैं, एडोलेसेंस में जो शुरू हुए होते हैं, वहां से शुरू होते हैं। और कुछ तो पास्ट लाइफ कर्मा का होता है डेफिनेटली, बट पहले आप चाइल्डहुड में जाइए, देखिए वहां से करते करते टीनेज, फिर एडोलेसेंस, देन यंग एडल्ट्स, देन एडल्टहुड, वहां से किधर वो फियर जो है वो बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है, उसको वहां पे हम लोगों ने काटना है। तो पहले तो आप यही कीजिए, पहले तो आप लिस्ट बना लीजिए, फिर डॉक्टर विजय से पूछिएगा, डॉक्टर विजय आपको अच्छे से गाइड करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू। थैंक यू। महेश सर अनम्यूट करके बात करें। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपको यूट्यूब में देखते थे, आज सामने पाकर हम बहुत खुश हैं और बहुत आपसे ज्ञान की बातें मिली हैं और हमको भी थोड़ा एंजल से जुड़ना सिखा दीजिए। एंजल से जुड़ना बहुत मैं बोलूंगी आसान भी होता है और डिफिकल्ट भी होता है, डिपेंड करता है कितनी प्योरिटी से आप उनको बुला रहे हैं। जब आप अपने आप से जुड़ते हैं ना महेश जी,
जब हम ध्यान कर रहे हैं और जब हम अपने आप से पूरी तरीके से जुड़ जाते हैं, उस समय जब हम ध्यान में एंजल्स को बुलाते हैं, इसलिए नहीं कि आप मेरा ये ठीक कर दो और आप मेरा वो ठीक कर दो, सिर्फ उनको बुलाते हैं और बोलते हैं आप अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर रखिएगा, दैट इज द टाइम व्हेन दे लिसन टू यू। तो वो उस समय आप जरूर कीजिए, शुरू कीजिए महेश सिंह जी, एंड डेफिनेटली आपके गार्डियन एंजल्स आपको अभी भी सुन रहे हैं, सिर्फ आप उनको नहीं सुन पा रहे हैं। सो जैसे ही आप ये कनेक्शन उनके साथ करेंगे, रखेंगे, उसी टाइम आपके पास बहुत सी गाइडेंस आने लगेगी। थैंक यू। सो आपका भी तहे दिल से बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू महेश सर। पुष्पांजलि मैम अनम्यूट करके बात करें। मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम मेरा ये है कि सेल्फ लव कैसे बढ़ाएं। जैसे हम लोग को पता है, जैसे मुझे स्पेशली पता है कि मेरी बॉडी बहुत इम्पोर्टेंट है और उससे हम कई चीजों को क्लियर कर रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ जो हमें लाइफ में चाहिए हम अपनी बॉडी से ही पा रहे हैं। और पता है कि हमें अपनी बॉडी की बुराई नहीं करनी चाहिए, और मतलब उससे कोई कुछ कह रहा है तो हर्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन मैम वो हर्टनेस आ जाती है। क्यों नहीं हर्ट होना चाहिए? मतलब हर्ट इन द सेंस कि अगर हर्ट हो गए चलो ठीक कोई बात नहीं, लेकिन वो 4 दिन 5 दिन चलता रहता है और जैसे ही उससे हील हुए ना फिर से अगले ने बोल दिया कि तो फिर से मतलब उसको लगता है कि अब हम मेडिटेट भी कर रहे हैं, खाना भी अच्छे से खा रहे हैं, फिर भी सामने से वो वाला क्यों आ रहा है, फिर ना चाहते क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो ना। लेकिन मैम वो करना अंदर बंद कर दो। मैम अंदर तो वो खुद से भी आ रहा है ना, खुद से मैंने कैसे उसको एक्सेप्ट कर लिया, मैं उसे निकालना चाहती हूँ और मुझे पता भी है तरीका यही है। निकालिए उसको, अपने आप से पूछिए क्या ये रियलिटी है, क्या ये सच्चाई है, जो किसी इंसान ने आपको बोला है, क्या ये सच्चाई है? ये एक क्वेश्चन आपका, उसका आंसर आप ऑथेंटिसिटी से दे देंगे ना, आपके पास अपने आप आंसर आ जाएगा। सपोज किसी ने मुझे गाली दी तो मैं अपने आप से प्रश्न पूछूंगी कि जो इसने गाली दी है क्या ये तेरे लिए है? अगर मैंने बोला हाँ मेरे लिए है तो वो गाली मुझे लगेगी। अगर मैं बोलूंगी गाली मेरे लिए नहीं है तो नहीं लगेगी। एक्सेप्ट क्यों करना है कोई भी चीज? मेरे लिए लोगों ने बहुत गंदा बोला और एक्चुअली बहुत बोला, खराब बोला मेरे लिए, तो क्या मैं वो बन गई? मैं जानती हूँ शाहरुख क्या है, एक भगवान जानता है शाहरुख क्या है, एंजल्स जानते हैं शाहरुख क्या है, वो डिवाइन एनर्जीज जानते हैं शाहरुख क्या है, मेरे गुरु मुझे जानते हैं वो मैं कौन हूँ। तो मुझे किसी को के सामने प्रूव करने की जरूरत नहीं है मैं कौन हूँ। बट हमेशा ये याद रखिएगा, सेल्फ लव में और सेल्फिशनेस में बहुत छोटा सा एक लाइन होती है। और अगर सेल्फ लव के बारे में ज्यादा सीखना है, मेरा पीएमसी हिंदी पे सेल्फ लव के ऊपर एक घंटे का प्रोग्राम है वहां पे, जो कि आप वीडियो देख सकते हो, रिकॉर्डिंग देख सकते हो, बहुत आपको उसमें आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। स्मृति रेखा में वापस कुछ पूछना चाह रहे जी? स्मृति रेखा में जी अनम्यूट करके बात करें लास्ट। तो अंजल कैसे दिखाई देते हैं? जैसे आप बोल रहे हैं ना पेंटिंग का आपका हॉबी है, आप एक पेंटिंग करके ग्रुप में शेयर करेंगे तो हमें तो पता नहीं अंजल कैसे दिखाई देते हैं। एंजल्स जैसे आप देखना चाहते हैं वैसे दिखाई देते हैं। एंजल्स एक एनर्जी है, ऊर्जा के गोले होते हैं, वो ऊर्जा है, उनकी कोई बॉडी, उनका कोई शेप, उनका कोई फिजिकलिटी नहीं होता है, वो इस चीज से बहुत परे हैं। वो 5th और 7th डायमेंशनल बीइंग्स हैं, तो उनकी तो फिजिकल बॉडी नहीं होती, वो कभी जन्म नहीं लेते हैं। तो इसीलिए जैसा आप देखना चाहें, आप उनको बच्चे के रूप में देखना चाहेंगे तो वो बच्चे के रूप में आएंगे, आप बड़े के रूप में देखना चाहेंगे, आप अपने दोस्त के रूप में देखना चाहेंगे तो आएंगे। इट ऑल डिपेंड्स हाउ डू यू परसीव देम। ओके मैम, थैंक यू सो मच। भारती मैम कुछ बोल रहे हैं, अनम्यूट करके बात करें भारती मैम। आत्मवंदन मैम, थैंक्स सर। वंदन मैम, ये जो तितलियां होते हैं, चिड़िया होते हैं, क्या ये भी एंजल के रूप में कभी कभी आते हैं? जो नेचर पूरा है वो सारा ही एंजेलिक होता है। जो प्रकृति है, जो माँ प्रकृति की, जो हमारी माँ प्रकृति है, मदर अर्थ है, ये एंजल ही है। हम जब आर्कएंजल एरियल की बात करते हैं तो वो प्रकृति को ही देखती हैं। तो चाहे वो बटरफ्लाईज हो, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, ये सारे कोई ना कोई मैसेज हमारे पास जो है डिवाइन का लेकर आते रहते हैं। इसलिए उनको बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए बोला गया है कि उनको मार के खाना नहीं है। That's why we always say we have to be vegetarian. That's why हमारे गुरु ने बोला कि हमें वेजिटेरियनिज्म पे जाना है। तो चाहे वो कोई भी
एंजल्स के अलग-अलग तरीके होते हैं साइंस देने के, जिसमें नंबर्स जो होते हैं सबसे सर्वोपरि होते हैं, क्योंकि नंबर्स हर जगह हैं। लोग बहुत जल्दी नंबर्स को चेक कर लेते हैं। बट जो पशुओं के साथ होते हैं कनेक्टेड, जो लोग, उनको पशुओं के थ्रू जो है वो मैसेजेस मिलते हैं, और जीव-जंतुओं के थ्रू मैसेजेस मिलते हैं। सो डिफरेंट मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। तो ये भी एंजल्स ही होते हैं। तो मैम अभी आप जैसे कोई अच्छा सा थॉट कर रहे हैं, कभी-कभी मेरे साथ क्या होता है, मैं कुछ अच्छा सोच रही होती हूँ और कहीं से तितली एक बार क्या हुआ आके पूरा मेरे हाथ में बैठ गया था। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। मुझे लगा कि जैसे बार-बार मेरे घर के अंदर आ रहे हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों एक बहुत खुशी हो रही है कि कुछ शायद मेरा कनेक्शन हो गया होगा, इसलिए ये लोग मुझे लेकिन हम समझे कैसे कि ये मैसेज क्या देना चाहते हैं, क्या करें, ये सब? समझने का सबसे पहले अभी जो है वो अभी टाइम नहीं है। सबसे पहले अभी लोग उनके साथ कनेक्ट ही कर लें, वो अच्छा है। जैसे सपोज़ कोई भी जीव-जंतु आपके पास आ रहा है, चाहे बटरफ्लाइज़ हैं, कोई भी है, थैंक्स बोलना शुरू कीजिए। जितना ग्रैटिट्यूड के वाइब्रेशन में रहेंगे, फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, उतना ज़्यादा और आगे बढ़ पाएँगे, उतना ज़्यादा एंजल्स के साथ कनेक्ट होगा। चाहे कोशिश कीजिए कि हर रोज़, अगर पार्क्स आपके नज़दीक हैं या कोई वाटर बॉडी आप लोगों के नज़दीक है, या चाहे कहीं पे भी जाके वहाँ पे बैठ के मेडिटेट करें, चाहे वाटर बॉडीज़ हों, चाहे वो पार्क्स हों, वहाँ कनेक्शन बहुत जल्दी होता है। सो डू दैट, स्टार्ट डूइंग दैट। मैसेजेस क्या आ रहे हैं, कैसे समझना है, डिकोड कर कैसे करना है, इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। पहले हम उस उनके साथ कनेक्शन तो बना लें पहले अपनी। थैंक यू मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक शुक्रिया। यू सो मच। थैंक यू पार्थी मैम। जी। और मैम जब मेडिटेशन स्टार्ट मतलब होता है तो हमारे पीएमसी में या पीएसएसएम में जो भी मतलब स्टार्टिंग से ही एक वो लगा हुआ है कि भाई एक आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे करके वहां से स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा तो नॉर्मली कर सकते हैं ना। हमारा क्या है कि स्टार्टिंग में 2 मिनट ऐसे वो गाइडेंस देके फिर छोटा सा मतलब एकदम नॉर्मल कम बीट में म्यूजिक चलता है और उसके ऊपर जो भी ब्रीथ मेडिटेशन करते हैं, तो ये ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली ठीक है डॉक्टर विजय जी। बट जी। कुछ लोग हैं जिनके स्पाइन में दर्द होता है या हम्म पैरों हम्म में दर्द होता है, वो आलती-पालती मार के बैठ नहीं सकते, स्पाइन नहीं वो कर सकते, तो उनके लिए हम लेट के भी कर सकते हैं। वो राइट लेट के करें, चेयर पे बैठ के करें, पीछे से पिलोज़ लगा लें, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ फाइन। ऐसे ही राइट करना है। राइट। तो थैंक यू सो मच मैम आपके कीमती वक्त के लिए। और वीकली या मंथली जब भी आप फ्री हो तो आपको थोड़ा सा आपका टाइम लिया करेंगे, तो आपकी आप भी थोड़ा मतलब जब भी फ्री हो तब भी मतलब आके मतलब थोड़ा सा जो भी नॉलेज है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो सभी मिला के जो मेन ओवरऑल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाने का जो कार्य चल रहा है उसमें सभी सहभागी होंगे हम। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ, ज्ञानी, ध्यानी सब लोग हैं, और जैसे मैंने कहा, हम लोग सज्जन सांगत्य में एक-दूसरे को अपलिफ्ट ही करना है हमको। सो डेफिनिटली, बाकी आप तो हैं ही, आप इतने उनको इतने अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं, और जैसे ही मुझे टाइम मिले और जैसे ही एंजल्स ने मुझे बोला दोबारा से करना है, तो डेफिनिटली आई विल बी हियर विद ऑल ऑफ यू जी जी अगेन। बिल्कुल सो बिल्कुल। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर विजय जी, एंड जी दोस्तों, आप विजय जी के साथ आप लोग ध्यान करें, और मुझे भागना है, मैं फुर होने वाली हूँ, क्योंकि मुझे मेरे थोड़े कमिटमेंट्स आ गए हैं, तो उसके लिए मुझे जाना ज़रूरी है। सो थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और आपकी ऊर्जा के लिए, यहाँ पे अपनी ऊर्जा को लाने के लिए, और यहाँ पे कलेक्टिवली मेडिटेट और ध्यान करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर विजय जी, स्पेशल थैंक थैंक्स यू टू मैम। यू। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक यू शुक्रिया, जी। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।